दोस्तों नमस्कार। हमारे स्पेशल सेगमेंट देश की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से, क्योंकि आपने वीरेंद्र सर की वीडियो पर भर भर कर प्यार लुटाया है, तो सर ने कहा कि भाई एक बार फिर से जुड़ते हैं और एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। मैंने सर से आग्रह किया कि सर लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो क्यों ना देश में जो सबसे बड़ी सियासी घटना बीते 24 घंटे के अंदर हुई उस पर चर्चा की जाए। पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर सर हो क्या रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर इतनी बड़ी घटना देश के इतिहास में मुझे कभी याद नहीं कि जो मैंने पढ़ा है कि एजेंसी जब वहां छापेमारी कर रही है तब एक मुख्यमंत्री जाकर वहां एक हरे रंग की फाइल उठा लाती है, डेटा उठा लाती है। ये तो बिल्कुल भी असंवैधानिक और चुनौती देने वाला काम हो गया है। क्या ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है? और उस फाइल में ऐसा क्या था जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों को डिसाइड कर रहा है? सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और अब सर मैं समझना चाहूंगा ये आखिर बंगाल में चल क्या रहा है? देखिए, पहले हम लोग जो जो हार्ड फैक्ट्स के बारे में बात करें। अ, पश्चिम बंगाल में इस समय जो अराजकता है वो अपने चरम पर है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मिला जब कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इतना ज्यादा हंगामा किया लोगों ने कि हाई कोर्ट के जज ने हियरिंग को एडजर्न कर दिया और डेट लगा दी 14 जनवरी। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की और वो शायद उसकी आज सुनवाई हो। तो पहली बात तो ये है। और आज तृणमूल कांग्रेस के जो वकील हाई कोर्ट में मौजूद थे वो थे कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी के सांसद भी हैं। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष वक्फ बिल के ऊपर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उस कमेटी की बैठक में वो इतना क्रोध में आ गए थे कि उन्होंने गिलास पे ही जोर से हाथ मार दिया, गिलास टूट गया और उनके हाथ में भी चोटें आई थी। ये वही कल्याण बनर्जी हैं। अब ममता बनर्जी की प्रॉब्लम ये है कि पुलिस भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है, और फिर भी जो है ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो बंगाल की जो अबला नारी है ममता बनर्जी पे रेड डाल रही है। तो ममता बनर्जी जो इतना शोर मचा रही हैं तो उसमें कुछ तथ्यों को रख दिया जाए। पहली बात तो जो रेड हुई कल वो न तो तृणमूल कांग्रेस का कोई किसी विधायक का आवाज है, न किसी मंत्री का आवाज है, न तृणमूल कांग्रेस के संगठन के किसी नेता का आवाज है, न मुख्यमंत्री का आवाज है। वो एक प्राइवेट कंपनी का फ्लैट है, आईपैक, जो उनका राजनीतिक कार्य संभालती है। तो एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड कर रही है तो ममता बनर्जी वाई शी वाज सो रैटल्ड कि वो खुद पहुंच गई वहां पे उस प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट फ्लैट में। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बदले की कार्रवाई है, तो ममता बनर्जी को ये बात अवश्य मालूम होगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 10,000 करोड़ से ऊपर के कोयले घोटाले की जांच कर रही है। अभी नवंबर में इसी घोटाले से जुड़े मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 100 स्थानों पर रेड की थी, बंगाल में और बंगाल के बाहर। हाई कोर्ट ने ये ईडी को डायरेक्शन दिया था कि यदि कि आपने अन्य स्थानों पर इस पर रेड क्यों नहीं की। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, जो ये ईडी पे जो आरोप लगा रही है कि पहले आपने सीबीआई को भेजा, इनकम टैक्स को भेजा, चुनाव आयोग को भेजा, अब आपने ईडी को भेज दिया। ये मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। भारत में ऐसे बिरले भाग्य वाले बहुत कम लोग हैं, हम आप तो कभी होंगे नहीं जीवन में, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आने के लिए बहुत बड़ा वीआईपी होना पड़ता है, बहुत बड़ा उद्योगपति होना पड़ता है, बहुत बड़ा आर्थिक अपराधी होना पड़ता है, सहारा जैसे लेवल का अपराधी जिसने अरबों खरबों का फ्रॉड किया हो। तो पहली बात तो ये कि पीएमएलए एक्ट आम आदमी के लिए नहीं है। इस देश के 99% से अधिक जनता इस एक्ट के दायरे में नहीं आती, क्योंकि वो इतने बड़े आर्थिक घोटाले करने में सक्षम नहीं है। और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे के तहत जितने भी कानून मामले दायर किए हैं, 95% केसेस में कन्विक्शन हुआ है। और वो चाहे अभिषेक बनर्जी हो,
पार्थो चैटर्जी वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हो बंगाल के, जो अभी भी जेल में है, 3 साल से ऊपर हो गया। पार्थो चैटर्जी की अब बोरियां भर के नोट मिले थे। ममता बनर्जी वहां क्यों नहीं गई थी बोरी उठाने? तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जा रही है, इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। और एक बात अब बहुत साफ हो गई है कि ममता बनर्जी को सत्ता में रहते हुए 15 साल हो गए, और 15 साल में वो केवल जो है थिएट्रिक्स, एंटिक्स, गिमिक्स, केवल नाटक करके और रोज एक नया प्रपंच खड़ा करके ही उन्होंने सत्ता के अपने 15 साल काटे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी ने साबित की है कि 2011 में पश्चिम बंगाल में सिंदूर और नंदीग्राम में, जहां पे टाटा नैनो कंपनी का प्लांट लगने जा रहा था और जिसके लिए लैंड एक्वायर की थी तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीएम सरकार ने, और ममता बनर्जी ने उन प्लांट्स को नहीं लगने दिया था और बड़े बड़े वादे किए थे बंगाल में वो ऐसा ऐसा करेंगी। तो एक बात अब 15 साल बाद ये साबित हो गई है कि ममता बनर्जी केवल सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। सत्ता में आने के लिए उन्होंने गोल पोस्ट को चेंज नहीं किया। यदि सीपीएम सरकार बहुत खराब थी, सीपीएम सरकार जन विरोधी थी, सीपीएम सरकार ने यदि पश्चिम बंगाल में विकास नहीं किया था, तो ममता बनर्जी ने भी कोई परिवर्तन नहीं किया और सीपीएम का ही जो आपराधिक मॉडल था उसी को अपना लिया। गोल पोस्ट नहीं चेंज किया। सत्ता का में आने के बाद सत्ता में रहने का लक्ष्य क्या है कि जनता के जीवन में, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आएगा, आम आदमी का जनजीवन बेहतर होगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी, शिक्षा की सुविधाएं बढ़ेंगी, पेयजल की सुविधा बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने गोल पोस्ट नहीं किया। सीपीएम का जो पूरा जो कोरोसिव सिस्टम था समाज पे नियंत्रण करने का, गली गली में जो वहां कैरम कमेटी बनी हुई है, अगर आप कलकत्ता में रहते हैं और आपको अपने घर में पुताई भी करानी है अगर त्योहार पे, तो आपको लोकल जो टीएमसी का नेता होगा उसको कट देना होगा। यही पहले सीपीएम के कार्डर को देना पड़ता था। तो ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो घोषणा की है, जो 4 नवंबर से चल रहा है, तो ममता बनर्जी की जो जुगुलर वेन है, जो उनकी श्वास नली है, अब वो संवैधानिक संस्थाओं के हाथ में आ गई है। और यही काम जो है ईडी ने किया है। ममता ईडी के पास भी अब ममता बनर्जी की जुगुलर वेन आ गई है। उनकी ये वो जिसको जो पाकिस्तान के सेना के जनरल बोलते हैं ना कि कश्मीर हमारी शारग है, यानी हमारी जुगुलर वेन है, हमारी श्वास नली है। तो अब ममता बनर्जी की जो श्वास नली है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथ में आ गई है। इसलिए ममता बनर्जी बेहद परेशान है और वो केवल रेटरिक और जार्गन की भाषा बोल रही हैं, यानी शब्द आडंबर और शब्द जाल की भाषा बोल रही हैं। और हम मोदी को मट्टी से मिला देंगे, अमित शाह को हम होटल से निकलने नहीं देंगे। तो ये इस तरह की भाषा जो ममता बनर्जी बोल रही हैं, उससे ये साफ दिखाई पड़ता है दैट शी इज ऑन ए वेरी वीक विकेट। नाउ शी इज कॉर्नर्ड। तो और वो दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो है सड़कों पर धमाल मचा रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में उनके एमपी ने धरना दिया, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय के सामने जाके धरना दिया। तो ये जो ममता बनर्जी की जो स्थिति आ गई है कि अब उनको इस स्थिति में लड़ना पड़ रहा है, इससे साफ है कि वो अब कॉर्नर्ड हैं और उनको दिखाई पड़ रहा है कि अब उनके हाथ से सत्ता जो है बहुत तेजी से उनके हाथ से सत्ता छूट रही है। और अप्रैल में जो वहां पे विधानसभा का चुनाव होना है, अगर वो इस तरह की गिमिक्स और नाटक नहीं करेंगी तो उनका सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन सर इस बीच जब प्रतीक जैन जो कि आईपैक का को फाउंडर है और सारी चीजें इस वक्त वो संभाल रहा है बंगाल को लेकर, पहले ही ममता बनर्जी का प्रशांत किशोर के साथ वो करार हो गया था कि 2026 का चुनाव भी उसे ही संभालना है। लेकिन इन सब के बीच में सर वो डॉक्यूमेंट क्या थे जिसे ममता बनर्जी ऑफिस में, वहां उसके घर में घुस गई, ईडी की जांच चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री तक भी, मुख्यमंत्री छोड़िए पीएम भी दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। उस दौरान, जांच के दौरान व्यवधान पैदा किया गया। वहां पे जो वहां के डीजीपी है राजीव कुमार, जिसके ऊपर ममता बनर्जी का सीधा हाथ है, उनका भी कहीं ना कहीं उसमें सीधे तौर पर कि भाई पहले से ही पूरी तैयारियां करके रखी गई थी। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, क्योंकि एसआईआर के बाद अब उसमें अब ये पता लगाया जा रहा है कि भाई वोटर जो पकड़े भी गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर,
उसमें ममता बनर्जी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बेफिजली तरीके से वहां पे अपने बीएलओ को काम करवाया है और फर्जी वोट बनवा दिए हैं कई लोगों के इस तरीके से। तो क्या ये अब जो त्रुटि ठीक कर रही है वहां पर चुनाव आयोग, उससे ममता की बौखलाहट है जो वो घुसपैठियों की फाइल लेकर भाग रही है, उसमें था क्या ऐसा? देखिए, ये जो कंपनी है आईपैक, ये भी जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो कोयला घोटाला है, इसमें इस कंपनी का नाम आया है। और ये कंपनी जो है जो 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 बिहार में अभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें जो जन स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाई थी, प्रशांत किशोर पांडे, ये उन्हीं की से जुड़ी हुई एक कंपनी है। उन्होंने बंगाल का काम इस कंपनी को दे रखा है, आईपैक को। ममता बनर्जी ने जो किया है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 186, 212 के तहत एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का गंभीर मामला बनता है। और जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो क्लॉज 17 है, उसके अंतर्गत ये बहुत गंभीर मामला बनता है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, सबूतों को नष्ट करना, साक्ष्यों को नष्ट करना, किसी भी अपराध में ये बहुत गंभीर मामला बनता है। और साक्ष्यों को नष्ट करने का ये काम कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं कर रहा है टीएमसी का, बल्कि उस पार्टी के सर्वे सर्वा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं कर रही हैं। ये बहुत गंभीर मामला बनता है। और ईडी ने ये इस धारा को अपनी एफआईआर में इन्वोक किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन ईडी ने साक्ष्यों को नष्ट करने की बात तो कही है। हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि ये आईपैक कौन है। ये आईपैक जो है, इसके बड़े गहरे संबंध है विदेशी ताकतों से। और ये जो है, ये ये प्रशांत किशोर और इनकी सब्सिडरी कंपनीज देश के वासियों का बहुमूल्य डाटा इकट्ठा कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। 2017 में जब आईपैक में पंजाब में कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट संभाल रही थी, उस समय भी ये मामला उठा था। बीजेपी के लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि ये किस अधिकार से देश के निवासियों का, मतदाताओं का डाटा इकट्ठा कर रही है। संवैधानिक व्यवस्था के रूप में, कानून के तहत इस देश के लोगों का डाटा इकट्ठे करने का अधिकार या तो चुनाव आयोग को है, या वित्त मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं हैं, नेशनल सैंपल सर्वे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, इन सबको है। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को भारत के लोगों के, भारत के मतदाताओं के बारे में डाटा इकट्ठा करना, उसका कॉमर्शियल उपयोग करना, उसका विदेशी संस्थाओं से शेयर करने का अधिकार उसको नहीं है। और 2019 में का जब चुनाव था लोकसभा का, तब ये आम आदमी पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रहे थे। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मैनेजमेंट संभाल रहे थे। अब तो खैर शिवसेना बढ़ चुकी है, उसके दो हिस्से हो चुके हैं। एक मूल शिवसेना है जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं, और दूसरा गुट है शिवसेना उद्धव उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, यूबीटी ग्रुप कहलाता है। तभी ये जो है, बीजेपी के लोगों ने आपत्ति की थी, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन ये जो हो रहा है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले के बाद ये प्रशांत किशोर ने अपनी कंपनी के काम को बांट दिया था, और आईपैक का काम जो है उन्होंने प्रतीक जैन को सौंप दिया था। और जितनी क्षेत्रीय पार्टियों का काम प्रशांत किशोर की पार्टी करती है, वो सारा काम आईपैक संभाल रही है। और एक आपको याद होगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं आईटी सेल के, सुनील कोनोगुलू, वो भी जो है इस आईपैक में शामिल है। और ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और और ये डाटा जो है बहुत बहुमूल्य डाटा है। देशवासियों का क्या जो है, परिवार की आर्थिक जानकारी है, और वोटर्स का सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, और वो किस पार्टी को वो अपना वोट देते आए हैं, और केंद्र सरकार की जो दर्जनों गरीब वर्ग के उत्थान के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका किसको कितना लाभ मिल रहा है, इसका भी डाटा है। सारे मतदाताओं का फोन नंबर है, उसमें एड्रेस है उनका, और उनका पोलिंग बूथ कौन सा है। और ये प्रशांत किशोर कभी यूएनओ की नौकरी करते थे, और भारत में विदेशी ताकतों का यूएनओ के माध्यम से, अमेरिका द्वारा एनजीओ के माध्यम से भारत की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप करना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे,
तब उन्होंने एक अमेरिकी संस्था को बंद कर दिया था, यूएस एड। और हाँ। यूएस एड ने कहा था, उसने $60 मिलियन इंडिया में जो है वोटर्स को एजुकेट करने के लिए खर्च किए हैं। तो अभी तो ये जो संवेदनशील जो हमारा सेंसिटिव डाटा जो जो आईपैक इकट्ठा कर रहा था, अब ये बात जो है ईडी के पकड़ में आ गई है। और ममता बनर्जी में को ऐसा उस फाइल में क्या था, आपने कल देखा होगा कैमरे पे कि ममता बनर्जी जब मीडिया से बात कर रही थी, तब भी उन्होंने हाँ। वो फाइल अपने किसी सहायक को नहीं पकड़ाई थी। वो फाइल अपने ही हाथ में उन्होंने रखी हुई थी। तो वो उस डाटा में ऐसा क्या था कि उनको कैसे मालूम पड़ गया कि इसी फाइल में सब सेंसिटिव डाटा है, और इसी फाइल में या तो कुछ पेन ड्राइव रखी हुई है, या इसी फाइल में हार्ड डिस्क भी रखी हुई है। तो ये बात जो है अब ईडी के जांच में खुलेगी, और जब मामला ये हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, और जब हाईकोर्ट के सामने ईडी सारे तथ्य रखेगा कि हमारे कौन कौन सी फाइल ये उठा ले गई हैं, तो तब ये बात सामने आएगी। और मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी के लिए एक नई समस्या का कारण बनेगा। जी। नहीं, आपको क्या लगता है कि सर उसमें जो दावा ममता बनर्जी कर रही है कि उस फाइल के अंदर उनके कैंडिडेट्स के नाम, उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनके आईटी सेल के जो डिपार्टमेंट था उस पे ये रेड मारी गई है, क्या लगता है कि कैंडिडेट्स का नाम ईडी क्या करेगा? उन कैंडिडेट्स का नाम भाई ईडी क्या करेगा आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इन सब से? ईडी को तो भाई वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार के मामले में तो विकेट गिर चुका है। कोई सा भी आप विभाग ले लीजिए, उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। चाहे जॉब की बात हो, उसमें स्कैम नजर आता है, फिर चाहे उनके पार्थ चटर्जी से लेकर उनके घरों में पैसों की बारिश हो जाती है, या फिर आप कोयला घोटाला की बात कर लीजिए, चीट फंड कई मामले निकलकर सामने आते हैं। वहां जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, अब जो वहां के डीजीपी हैं, उनका भी चीट फंड मामले में नाम था, और कैसे जैसे उन्होंने ममता बनर्जी को बचाने का काम किया था, तभी तो शायद ममता बनर्जी ने उन्हें प्रमोशन देकर डीजीपी भी बनवा दिया। सवाल इस बात का है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ईडी भी दिलचस्पी लेगा और मुख्यमंत्री भी लेकर भागेंगी। चर्चा इस बात की भी है कि भाई एसआईआर के जरिए से जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर खेल कर रही थी, कि चुनाव आयोग के हाथ वो धीरे धीरे फाइलें लगने लगी हैं कि भाई मुसलमान को हिंदू बनाकर इसको डॉक्यूमेंट बना दिए गए कि उनका वोटर बचा रहे, घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट बनवा दिए गए हैं, और खबरें तो ऐसे भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि पोते और जो दादा की उम्र 10 साल का अंतर दिखा दिया जा रहा है। तो इन सब पर क्या यही हड़बड़ाहट है? देखिए, अब ममता बनर्जी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो इस बात को चर्चा में नहीं आने देना चाहती कि आईपैक जिस कंपनी के ऊपर रेड हुई है, वो रेड वो कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी की पॉलिटिकल कंसल्टेंट होने के कारण नहीं हुई है। उसके ऊपर ईडी की रेड इसलिए हुई है कि उसको वो कंपनी कोयला घोटाले से उपजा जो हजारों करोड़ रुपया है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी। रेड इसलिए हुई है। और ममता बनर्जी को चूंकि विक्टिम कार्ड खेलना है, तो वो ये कह रही हैं कि 2026 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो उनके दल की जो जो चुनावी तैयारी थी, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो डाटा था, उसको चुराने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ईडी ने रेड की है। तो ये बात उनकी तथ्यात्मक रूप से गलत है, अनटेनेबल है, और उनके पास कोई आधार नहीं है। ईडी का रेड आईपैक कंपनी के कार्यालय में कोयला घोटाले के संबंध में की गई थी। ईडी को क्या जरूरत है कि ममता बनर्जी का किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा कैंडिडेट होगा? और अभी तो चुनाव में 2 महीने का समय है, अभी तो उन्होंने कैंडिडेट फाइनल भी नहीं किए हुए हैं। वो तो ये केवल जो ममता बनर्जी पूरी कहानी को ट्विस्ट कर रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं ताकि वो बीजेपी के ऊपर बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई करने के आरोप को आगे बढ़ा सके, और कुछ नहीं है। क्योंकि आईपैक का टीएमसी से क्या संबंध है, ये कभी ईडी की जांच का विषय नहीं हो सकता। ईडी की जांच का विषय केवल ये है कि आईपैक का कोयला घोटाले में नाम आया है। 100 जगह उसने ईडी रेड कर चुकी है, बहुत से लोग उसमें पकड़े गए हैं, ईडी की कस्टडी में है, जेल में है। ईडी के पास बहुत इंक्रिमिनेटिंग उसमें डॉक्यूमेंट पकड़े हैं। ममता बनर्जी की जो चिंता उनको खाई जा रही है कि अगर कोयला घोटाले से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अगर पकड़े गए हैं कल आईपैक की रेड में, तो उसके लिए
उनकी पार्टी भी न केवल जवाबदेह होगी, ईडी अपनी जांच में उनकी पार्टी को भी को एक्यूज बना सकती है कोयला घोटाले केस में। और आपको जानकारी है कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हैं और उनके भतीजे हैं, वो भी वो ऑलरेडी ईडी की जांच के दायरे में हैं। और बंगाल के लोग कह रहे हैं कि अब तक ईडी ने अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया, अब तक अभिषेक बनर्जी को जेल क्यों नहीं भेजा। और ये भी लोग कहते हैं कि कुछ लगता है बीजेपी की ममता से सेटिंग हो गई है, कहीं ना कोई मिली भगत है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो ये जो है, ये केवल ममता बनर्जी की कोशिश है कि अपने विक्टिम कार्ड को भुनाया जाए और ये कहा जाए कि ये जो आईपैक कंपनी में ऑफिस में के प्राइवेट फ्लैट में जहां इसका कार्यालय था, वहां जो रेड हुई है, वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर पॉलिटिकल हमला है। ये कोई घोटाले से जुड़े होने के कारण आईपैक के ऊपर रेड नहीं हुई है। तो ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं और हाईकोर्ट क्या आदेश करती है ममता बनर्जी को कि जो फाइलें या जो डॉक्यूमेंट या हार्ड डिस्क जो आपने कल उठाई हैं उस आईपैक के दफ्तर से, आप उनको ईडी को वापस करिए, या उसके ऊपर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। ये शायद अगर आज हियरिंग सुप्रीम हाईकोर्ट में हो गई तो ये बात सामने आ जाएगी। जी हाँ, जिस तरीके से ये मामला है सर, दिल्ली से अमित शाह तो पूरी तरीके से इस पर निगाहें गड़ाए होंगे, क्योंकि अमित शाह के मंत्रालय के अंदर ही ये सारी एजेंसीज आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सर, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज आप बताइएगा, क्योंकि शायद दिल्ली भी इस वक्त कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहता। केंद्र भी ये मानकर चलता है और बीजेपी सरकार भी मानकर चल रही है, बीजेपी दिल्ली में, कि अगर ममता बनर्जी के ऊपर इस वक्त कार्रवाई हो गई किसी तरीके से, तो उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का और मौका मिल जाएगा। और ममता तो इस फिराक में बैठी है कि भाई हमने तो एक कदम उठा दिया, और शायद इसी वजह से ये कार्रवाई फिलहाल देखने को ना मिले। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत बुरा खेल किया है सर, ये भारत की राजनीति के लिए, भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अनुचित है पूरी तरीके से। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है और उसमें व्यवधान डालने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच जाए। खैर, क्या जो ये ममता बनर्जी ने किया है, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज नॉर्मल पॉलिटिक्स। जो उन्होंने कल किया है, ये राजनीति संविधान के दायरे के बाहर की है। ममता बनर्जी की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 12वां साल है सरकार में, और पिछले 12 सालों में बीजेपी ने कहीं पर भी किसी भी राज्य में कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि जिससे ये कहा जा सके कि बीजेपी ने अपनी सत्ता का, अपने एग्जीक्यूटिव पावर का, अपने पॉलिटिकल राइवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका प्रयोग किया हो। बीजेपी ने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही अपने पॉलिटिकल विरोधियों से लड़ाई लड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में कोर्ट ने जेल भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल 1 महीने जेल में रहे। उस समय बीजेपी के सर्किल में और आवाम लोगों में, बीजेपी के समर्थकों में इस बात को लेकर बहुत उम्मीद थी कि अब जो है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और लगभग 11 महीने बाद जब फरवरी 25 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी ने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराया, सत्ता के बाहर किया, और अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस के तहत उसने 70 में करीब 48 सीटें जीत के सरकार बनाई। यही ममता बनर्जी को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, चर्चा होती है कि केंद्र सरकार बंगाल की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। बर्खास्तगी एक सत्ताधारी दल द्वारा एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनका समाधान, उनका निराकरण पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही हो सकता है। उसका समाधान जो है सरकार के डंडे से नहीं हो सकता। तो ममता बनर्जी को भी उम्मीद रही होगी कि मेरी सरकार बर्खास्त की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने 2019 के लोग ये 2021 के लोग के विधानसभा चुनाव में और 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की गुंडागर्दी को झेला है, स्वीकार किया है। उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। बंगाल में ऐसे तमाम घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो उसके बाद उनके घर को घेरा गया, घर को लूटा गया, घरों को आग लगाई गई। आपको याद होगा
2021 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग 1.5 लाख लोग तो बंगाल छोड़ के आसाम भाग गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इतनी अतिवादी ममता बनर्जी सरकार की कार्रवाई के बावजूद भी बीजेपी ने इनके खिलाफ आर्टिकल 356 तो बहुत दूर की बात है, आर्टिकल 258 टू आर्टिकल 256 में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये डायरेक्शन देने का अधिकार है कि आपके यहाँ ये कार्य संवैधानिक परंपरा और नीति के अनुरूप नहीं हो रहा है, आप इस कार्य को करें। और ये डायरेक्शन मैंडेटरी होता है, राज्य सरकार को करना ही होता है। और अगर राज्य सरकार आर्टिकल 256 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी मैंडेटरी डायरेक्शन को अगर उल्लंघन करती है, तब वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत केस बन जाता है कि अब सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो जब बीजेपी ने पिछले 11 सालों में इनके खिलाफ कभी भी जो है आर्टिकल 256 का प्रयोग नहीं किया, तो ये मानना का कोई आधार नहीं है कि कभी बीजेपी यहाँ पे आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगाने की सोच सकती है। ये पॉलिटिकल बैटल है, पॉलिटिकल तरीके से लड़ी जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में प्रदर्शन किया है और इनके सांसदों ने जो दिल्ली में किया है, उससे ये बहुत साफ हो गया है कि अब ये पार्टी, इस पार्टी की नेता बुरी तरीके से घिर चुकी है और ये केवल शब्द आडंबर और शब्द जाल यानी रेटरिक और जार्गन के बल पर अपनी पॉलिटिकल फाइट को लड़ रही है, जो उसकी पॉलिटिकल लड़ाई को वो लड़ रही है। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि शी इज फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, वो हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं। अब उनके पास विक्टिम कार्ड प्ले करने का भी अब कोई आधार बचा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का की सरकार का जो करप्शन है, जितने घोटाले हैं, हर विभाग में घोटाला है, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, या जहां जहां भी नियुक्तियां हुई हैं, हर जगह घोटाला है। और जिले जिले में जो उनके यहाँ टोलाबाजी कहते हैं ना, कट बनी, ये तो बंगाल का एक एक नागरिक जानता है कि कितना उसको देना पड़ा है। और आपको ध्यान होगा, कई हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मनरेगा में जो मिलना था बंगाल को, वो रोक लिया है। और वो सारा उन्होंने जो है खाली कागजों पे काम कराया है। और वो 2,000 करोड़ रुपया अगर केंद्र सरकार जारी कर देती है, तो वो सीधा सीधा टीएमसी के काडर के जेब में जाएगा, उसके पार्टी के लोगों के जेब में जाएगा। और वो आज तक जो है केंद्र सरकार ने पैसा दिया नहीं है। तो भ्रष्टाचार वहां पे आप अपने चरम पे है। मुझे तो लालू यादव बहुत छोटे लगते हैं ममता बनर्जी के सामने, लेकिन अच्छा। चूंकि उसके पास काडर है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, और ममता के पास स्ट्रीट पावर है। ममता कैन फाइट ऑन द स्ट्रीट, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर। तो इस नाते वो परसेप्शन या नैरेटिव अपने पक्ष में, इट अपीयर्स कि वो उनके पक्ष में बना रहता है। लेकिन अब ममता बनर्जी का टाइम इज अप। आई डोंट सी एनी होप फॉर ममता बनर्जी इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी क्या सरेंडर कर चुकी हैं, ममता बनर्जी की क्या ये बौखलाहट है, वो चुनाव से पहले ही हार मान चुकी हैं। क्योंकि सर एक और जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने कहा कि भैया जिनका नाम 2023 की लिस्ट में, 22-23 की लिस्ट में था, या फिर उनके फैमिली रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में कोई है, तो वो भी नाम अपना जुड़वा सकते हैं। अब उसमें एजेंसी तो काम नहीं कर रही थी, उसमें पॉलिटिकल वर्कर ही काम कर रहे थे ज्यादातर। तो पॉलिटिकल वर्कर्स ने नाम तो जुड़वा दिए उन लोगों के, ये बता कि भैया फलाने उसके दादा थे, ढिकाने दादा थे। लेकिन कहते हैं ना कि सर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़कर चला ही जाता है। तो वो गलतियां इनसे भी हो गई कि ये ध्यान नहीं दिया कि जिसका नाम जुड़वा रहे हैं उसके दादा और उसकी उम्र में तो 10 साल का ही अंतर है। मुसलमानों के खास तौर पर सर ऐसे खूब वोट बनवाए गए फर्जी। तो घुसपैठियों वाला जो दांव ममता बनर्जी 2011, उसके बाद आपका 16, फिर उसके बाद जो 21 में चलती हुई नजर आई है, वो अब मान चुकी है कि उनका मतदाता भी उनके हाथ से छिटक चुका है। और जब घर के अंदर से ज्वाला उठती है, तो वो पूरी तरीके से एक चिंगारी पूरी तरीके से ज्वाला बनकर आग लगा देती है। तो क्या यही ममता बनर्जी की बौखलाहट आपको नजर आ रही है? क्योंकि अमित शाह चाहते तो कब की इमरजेंसी लगा के वहां ऐसी तैसी कर चुके होते, लेकिन अमित शाह ने उस रास्ते को नहीं अपनाया है। तो क्या बंगाल में बड़े खेल की तैयारी है? यही दीदी का डर है। आप केवल जो कानूनी स्थिति को समझ लीजिए। जून 2024 में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अधिसूचना जारी की थी। जुलाई में इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की।
6 महीने हो गए हैं, लगातार इस मामले की सुनवाई जारी है। जनवरी 2026 में भी इसकी सुनवाई हुई है और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को अभी तक एक भी इंटरिम डायरेक्शन भी नहीं दिया है, हाँ। अंतरिम आदेश भी नहीं दिया है, कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया है, कोई प्रतिकूल टिप्पणी अब तक नहीं की है। केवल एक काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा था अक्टूबर में कि आप आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के रूप में एक डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और अभी आज है तारीख 9, अभी मंडे को या ट्यूसडे को हियरिंग में चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 और 1955 के अंतर्गत चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार है कि वो किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के पहले उसकी नागरिकता का वेरिफिकेशन कर सकता है, उसको नागरिकता का वेरिफिकेशन करने का अधिकार है। इसीलिए हाँ। ममता बनर्जी ये कह रही हैं और यूपी में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर है ये बैकडोर से एनआरसी है। आरपी एक्ट में 1950 से ये प्रोविजन है, केवल भारत का वैध नागरिक ही भारत में मतदाता हो सकता है। तो चुनाव आयोग को अधिकार हुआ ना कि ये तय करने हाँ। का कि जो आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि आप भारत के वैध नागरिक हैं या नहीं है। यही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी ने तो ये इनुमरेशन फॉर्म नहीं भरूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी, वक्फ एक्ट लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी नहीं होने दूंगी। वक्फ एक्ट लागू किया, ममता बनर्जी ने इनुमरेशन फॉर्म को भी भरा, खुद भरा, अगर नहीं भरती तो उनका नाम कट जाता वोटर लिस्ट से। तो ममता हाँ। बनर्जी एसआईआर को लेकर के जो उन्होंने इतना अभियान चलाया था नवंबर में दिसंबर में, उसमें वो कुछ कर नहीं पाई हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और ये ईडी ने जो कल रेड मार दी, तो ये लगता है जैसे ममता बनर्जी को एक संजीवनी बूटी मिल गई। तो अब वो पूरी ताकत लगा दी है उन्होंने कि इसमें अब इसी बहाने अपने वोटर को मोबिलाइज करो, अपने वोटर को गोलबंद करो और शायद वो ये भी बोलेंगी कि ये ईडी का और बीजेपी का बंगाली अस्मिता पे हमला है, बंगाली आइडेंटिटी पे हमला है। तो ये केवल हाँ। विक्टिम कार्ड है और यही उनके पास अंतिम अस्त्र बचा है जो वो आज कलकत्ता की सड़कों पे कर रही हैं। जी। आखिर साल एक छोटा सा सवाल सर, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या बीजेपी इस बार 160 प्लस बनाते हुए दिख रही है या फिर सत्ता परिवर्तन कुछ आपको नजर आ रहा है? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो ममता बनर्जी का जो राजनीतिक आचरण है वो सारी कहानी कह रहा है। दैट इज टेलिंग द होल स्टोरी। आई डोंट नीड टू मेक एनी सच एनालिसिस। आज जो उन्होंने किया है, कल जो उन्होंने किया है, दैट टेल्स द होल स्टोरी। उसके बाद अब कुछ और पड़ताल करने को रह ही नहीं जाता। तो ममता बनर्जी जो है एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, ये ममता बनर्जी स्वयं बता रही है। इसके लिए हमें और आपको पड़ताल करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब केवल बस हमें चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बता दूं कि अब इस बार के चुनाव में एक बात तो मेरी पक्की भविष्यवाणी है कि 80% और 85% पोलिंग का जमाना लद गया। अब की बार आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि बंगाल में 80, 85, 88% पोलिंग हुई। अब बंगाल का भी जो पोलिंग परसेंटेज है, जो टर्नआउट है, जो राष्ट्रीय एवरेज है 60 से 70% के बीच का, अब देखिएगा उसी में आ जाएगा। और अगर ये टर्नआउट अगर 10% कम हुआ, इसका मतलब टीएमसी हैज लॉस्ट। हाँ। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा समय निकाला और आज हमने पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा की। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये हार और उसी की ये बौखलाहट है और इस मामले में कायदे से तो ममता बनर्जी को जेल भी हो जानी चाहिए, कायदे से तो उनके ऊपर कानूनी डंडा चलना चाहिए। लेकिन शायद दिल्ली अभी इस मूड में नहीं है, खासतौर पर अमित शाह, क्योंकि अमित शाह का जब गुस्सा हाई होता है तो पश्चिम बंगाल या फिर देश में कैसे वो क्या कर सकते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एजेंसीज सही बात है उनके मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, लेकिन वेट एंड वॉच की भूमिका में है
कि ममता बनर्जी को भी विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये छटपटाहट है, ये घबराहट है, और ये हो सकता है कि नतीजों में दिखाई दे कि ममता बनर्जी का जो किला है वो ढह चुका है और वहां पर एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला। फिर एक नई चर्चा करेंगे, नए विषय पर जुड़ेंगे देश की बात में। फिलहाल सर आपका इतना, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए एक बार फिर से आभार। और दर्शकों, आपको सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसी लगी, वीरेंद्र सर के साथ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इस बार पश्चिम बंगाल में खेल होने वाला है? क्या इस बार अमित शाह की चाणक्य नीति के तहत बीजेपी की सरकार बनने वाली है? और पश्चिम बंगाल में ममता जो कुछ भी कर रही हैं, किसे बचा रही हैं? और आखिरकार क्या ये उनकी हार की बौखलाहट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया सर। नमस्कार।